पीपीटी शेअर करायचा आहे. मी तुम्हाला किती मोठा दिसतोय आता? फुल स्क्रीन दिसतंय सर. फुल लाईव्ह दिसतोय? आपण लाईव्ह आहे, आता लाईव्ह झालोय आपण. अच्छा, ओके. मी शेअर करतोय. एक मिनिट, शेअर करतोय. ओके. मी तुम्हाला किती मोठा दिसतोय आता? फुल स्क्रीन दिसतंय. हा, माझा पीपीटी दिसतंय तुला आता? हॅलो. येस सर, येस. आता मी फुल करतोय आणि तू ज्यावेळेस म्हणशील त्या आता रेडी आहे, तू म्हणशील येस. त्याला मी त्याला ठीक आहे. माझा पीपीटी दिसतंय तुला आता? येस. हॅलो. येस सर, येस. हा, ओके. मला वाटतं मी सुरू करतो. शुड आय स्टार्ट? हेलो अजय. येस सर, श्योर. येस. ओके ओके ओके. जय हिंद. मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन रामबो की प्रबोधिनी में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ है हिमालयन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, मंगलायन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और जो रामबो मागी प्रबोधिनी के हैं वो भी मेरे साथ है। इसके पहले हम 4 बार मिले हुए हैं और उस समय हमने चाइना के बारे में जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ हो रहा है उसके अलग-अलग विषयों के ऊपर चर्चा की हुई है। सबसे पहले जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था उसके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद चाइना हमारे साथ जो प्रोपेगेंडा वॉर चला रहा है उसके बारे में हमने बात की। इसके बाद फिर जो चाइना का आर्थिक वॉर हमारे साथ चल रहा है और उसे हम किस प्रकार से जवाब दे रहे हैं इसके ऊपर हमने बात की। और ये सभी जो हमारी प्रेजेंटेशंस थी उसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा हुआ है। तो इसलिए ये अभी एक वीकली इवेंट बना हुआ है और हर शनिवार को हम इसी समय मिलते हैं। तो आशा है कि आज का भी ये जो सत्र है आपके लिए एक अच्छा सत्र रहेगा। और आज जो मेरा विषय है जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है वो है कि चीन की कमजोरियां क्या है। तिब्बत है, शिनजियांग है, ताइवान है, हांगकांग है और इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या इंग्लिश में अगर बातचीत की जाए तो यह है चाइना की जो सॉफ्ट अंडरबेली है, चाइना के जो वीक पॉइंट्स है, या वो तिब्बत हो या शिनजियांग हो या उसके लोग हो, तो ये क्या उनके वीकनेसेस है और उसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। बात यह है कि जब चाइना की बात होती है हमारी देश के अंदर तो ये दिखाया जाता है कि चाइना की इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा है, चाइना की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा है। अब हमने उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर हम लेते हैं तो हमारा डिफीट हो जाएगा, जिस प्रकार का डिफीट हमारा 1962 में हुआ था। जैसे मैंने पहले बताया था ये बिल्कुल सच नहीं है। चाइना की भी बहुत ज्यादा कमजोरियां है और इस कमजोरियों के बारे में आज हम बात करेंगे। और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि चाइना की जो कमजोरियां है इसका हम हमारे देश के लिहाज से किस प्रकार का फायदा उठा सकते हैं। तो ये सब विषय है जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो इसके अंदर मैं शुरुआत करूंगा कि ये जो चाइना का बायोलॉजिकल वॉर हमारे खिलाफ चल रहा है जिसे कोरोना वॉर के नाम से आप लोग पुकारते हैं, उसकी अभी हालात क्या है। जो चाइना के अंदर की जो प्रॉब्लम्स है जिसे इंटरनल डिसेंट बोला जा सकता है उसकी हालात क्या है। इकोनॉमिक स्टेट जो चाइना की है अभी लेटेस्ट स्टेट क्या है क्योंकि ये हर दिन ये बदली हो रही है, उसमें काफी कुछ फर्क हो रहा है। और जो उसके वीक पॉइंट्स है उसके ऊपर बात करेंगे, या तो वो शिनजियांग है, तिब्बत है और दूसरी माइनॉरिटीज है। तो ये सब चीजें जो है इसके ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। एक बार मैं आपको इंडिया और चाइना का जो मैप है ये दिखाता हूं। ये मैप अगर आप देखेंगे तो इस तरफ चाइना है, बेसिकली ये जो रेड में दिखाई हुई है ये इंडो चाइना बॉर्डर है। ये इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ये हमारे देश के साथ कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल या उत्तराखंड के साथ ये मिली हुई है, ये एक हिस्सा है। उसके बाद बीच में ये जो स्टेट आ जाता है, देश आ जाता है, ये नेपाल है। नेपाल आप यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक फिर लाल बॉर्डर यहाँ पे नजर आती है,
ये अर्थात हमारा सिक्किम का एरिया है और इसके नीचे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। उसके बाद फिर बॉर्डर टूट जाती है और ये बॉर्डर हमारे देश की भूटान के साथ लग जाती है और यहाँ से बॉर्डर फिर हमारे देश के साथ लगती है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट है उसके साथ ये लग जाती है। और चाइना का जो कंप्लीट एरिया जो यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा एरिया इसे तिब्बत बोलते हैं। 1949 तक ये अलग देश था, उसके बाद चाइना ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और अभी वो चाइना का हिस्सा बना हुआ है। अदरवाइज इससे पहले ये पहले तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के नाम से पुकारा जाता था। याद रखिए कि जब ये चाइना ने उसके ऊपर आक्रमण किया तो हमने तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये चाइना का हिस्सा है। अगर हम ये नहीं करते, अगर तिब्बत एक इंडिपेंडेंट देश रहता तो आज हमारी बॉर्डर चाइना के साथ बिल्कुल लगती नहीं, ये पूरा तिब्बत होता और हमारा जो इतना खर्चा हो जाता है दुश्मन के साथ लड़ने का, ये नहीं होता। लेकिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये बात उस समय समझी नहीं। इस तरफ हमारा देश है, ये आप देख ही रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट है और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये जो है ट्राई जंक्शन, यहाँ पे जो डोकलाम का जो स्टैंड ऑफ हुआ था वो यहाँ पर हुआ था। और ये सभी जो बॉर्डर है इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और जो एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमारे पाकिस्तान के साथ लगी हुई है, उसमें क्या फर्क है, मैंने एक बार आपको पहले समझाया था, लेकिन शॉर्ट में एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा कि यहाँ पे फायरिंग नहीं होती, यहाँ पर हम हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय कायदा हमने साइन किया हुआ है। आगे मैं जाता हूं। इसके बाद ये देखिए लद्दाख, जहां पर आजकल का स्टैंड ऑफ चल रहा है। लद्दाख के मैप के बारे में मैं आपको 2 मिनट के लिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लद्दाख का ये जो मैप हरे कलर में दिखाया हुआ है, ग्रीन कलर में, ये है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर, जो 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा बना। और इसके साथ जो बॉर्डर है, ये जो ब्लैक में जो है, ये हमारे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है। इसे LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। और यहाँ से नीचे जो कश्मीर के साथ हमारी बॉर्डर लगी है, इसे LOC के नाम से पुकारा जाता है। आपको पता है कि LOC के ऊपर रोज ही फायरिंग होती है, हम पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारते हैं, वो वहां से दहशतवादी को अंदर भेजने की कोशिश करते हैं, रोज ही ये एक्टिव रहती है। 778 किलोमीटर उसकी लंबाई है। और यहाँ से नीचे जो जम्मू लिखा हुआ है, यहाँ से नीचे ये जो बॉर्डर है, इसे IB यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर बोला जाता है। यहाँ पर इंडियन आर्मी की है डिप्लॉयड। इंडियन आर्मी सिर्फ LOC और LAC और यहाँ पर डिप्लॉयड है। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर के बाद का जो एरिया है, वहां पर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, वहां पर डिप्लॉयड है। और कश्मीर का एरिया, अभी लद्दाख तो अभी अलग हो गया है। कश्मीर के 2 बड़े हिस्से आपको नजर आ जाते हैं। एक तो है कश्मीर वैली, जहां पर श्रीनगर लिखा हुआ है, और नीचे वाला जो एरिया है, इसे जम्मू, उधमपुर, अखनूर और पुंछ का एरिया बोला जाता है। ये जो लाल में एरिया जो दिखाया हुआ है, ये है अक्साई चीन। ये 1962 के अंदर चला गया था चाइना के साथ, और अभी की ये जो बॉर्डर है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो अभी हम इसके आगे बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे जो लद्दाख का इतिहास है। और आज वहां के जो गलवान वैली के जो हीरो है, कर्नल बाबू, इनकी ये फोटो आपके सामने नजर आ रही है। इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी गलवान की लड़ाई में, जहां पर हमारे 20 सोल्जर्स का डेथ हो गया, लेकिन हमने 54 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मारा है और काफी ज्यादा संख्या में उनके सोल्जर्स जख्मी हुए हैं। तो इसके बारे में तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन मैं आपको कुछ 2-3 चीजें बताना चाहता हूं कि कल ही डिफेंस मिनिस्टर हम यहाँ पर आए थे। इसके बाद आज की बात है, 3 दहशतवादी कश्मीर में मारे गए हैं। जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो गलवान में चल रहा है, वहां पर 4 जगह में से 3 जगह पे चाइनीज वापस चले गए हैं। जो प्रोपेगेंडा वॉर जो हो रहा है, इसका इंडियन आर्मी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। इकोनॉमिक वॉर जो हम चाइना के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसे अभी काफी मोमेंटम मिल रहा है, जिससे
बहुत ज्यादा नागरिक जो चाइनीज चीजें हैं इसे इसके ऊपर बॉयकॉट कर रहे हैं। जो हमने 59 एप्स निकाल दी चाइनीज की, उसका अच्छा असर हुआ, चाइना को एक और धक्का मिला। आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है वो अभी थोड़ा मोमेंटम पकड़ रहा है, और अभी हम जो हमारे देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसमें समय लगेगा, लेकिन हमने शुरुआत जो है वो अच्छी की हुई है। और अगर आप दुनिया की तरफ देखते हैं तो आपको अभी पता लगा होगा कि दुनिया के 130 जो देश है वो चाइना के खिलाफ है, और केवल 40 या 50 देश है जो चाइना के साथ है। तो ये सभी चीजों के बारे में हम बातचीत करेंगे। अभी मैं आपको जब आज हमारा सब्जेक्ट है चाइना की कमजोरियां, तो उसके साथ पाकिस्तान की भी जो कमजोरियां है इसे हमने समझना चाहिए, क्योंकि चाइना पाकिस्तान दोनों मिला के हमारा नंबर 1 का दुश्मन है। और वो क्या करते हैं आपको पता है। अगर आप पाकिस्तान की मैप की तरफ देखें तो वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान की 98% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, लेकिन वो सभी एक साथ नहीं है। उनके जो अलग अलग रीजन जो आपको यहाँ दिखाए हुए हैं, यहाँ पर बलूचिस्तान है, बलूची लोग, इनका पंजाबी मुस्लिम के साथ कोई संबंध नहीं है। सिंध में वो सिंधी भाषा बोलते हैं। यहाँ पर जियो सिंध नाम की एक मूवमेंट शुरू है, वो अलग होना चाहते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या उसे वजीरिस्तान के नाम से भी पुकारा जाता है, ये ऐसा देश है यहाँ पे पठान रहते हैं, और ज्यादातर ये लोगों का ज्यादा ताल्लुक है वो अफगानिस्तान के साथ है। तो ये लोग अफगानिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। और पाकिस्तानी पंजाब जो है ये पाकिस्तान का पूरा हार्ट है, जहां पर और ये पूरी देश के ऊपर डोमिनेट करता है। तो उसमें देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, ये आपको नजर आ रहा है, ये हिस्सा है ये, और उसके जो ऊपर वाले जो हिस्से हैं इसे गिलगिट और बाल्टिस्तान के नाम से पुकारा जाता है। और स्कर्दू वहां का एक इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे मुजफ्फराबाद जो है नजर आ रहा है, ये देखिए मुजफ्फराबाद, ये उसकी राजधानी है। तो ये पाकिस्तान की तरफ देखिए। लेकिन पाकिस्तान की आज की कमजोरी क्या है? पाकिस्तान की कमजोरी यह है कि उनकी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका कबाड़ा हो गया है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो निगेटिव में जाने वाली है, यानी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ने के बदले वो कम होने वाली है। इतना ही नहीं, तो पाकिस्तानी आर्मी जो पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो देश को इकट्ठा रखती है, ये आज इनकी भी हालात काफी खराब है। ये माना जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ आर्मी इसके पहले इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर तैनात होती थी, यानी कि ये जो बॉर्डर है हमारे देश के साथ 3000 किलोमीटर के ऊपर का, यहाँ पर तैनात होती थी। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर दहशतवाद इतना ज्यादा बलूचिस्तान में है, या वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में है, या यहाँ से एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम का रास्ता निकलता है, जो मैं रहा हूँ ग्वाडार पोर्ट से ये शुरू हो जाता है। इसे सीपे कॉरिडोर प्रकार से बोला जाता है। तो इस सीपे कॉरिडोर की रक्षा करने के लिए ऑलमोस्ट चाइना पाकिस्तान की 2 डिवीजन, यानी कि समझ लीजिए 50,000 फौज केवल इस रोड की रक्षा करती है। तो आज पाकिस्तानी आर्मी क्या हमारे देश के साथ सेकंड फ्रंट खोल सकती है? तो उसका शॉर्ट आंसर है बिल्कुल नहीं। उनकी ये क्षमता नहीं है। अगर गलती वो करते हैं हमारे साथ लड़ाई करने की, तो उनका हाल काफी बुरा हो जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि वहां पर दहशतवाद को पुनर्जीवित करना, ये उनके उसमें उनकी बहुत बड़ी एक्सपर्टीज है। तो इसलिए अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, खास तो कश्मीर वैली, यहाँ पर वो दहशतवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया, कल की ही खबर है कि 3 दहशतवादी मारे गए उसमें, लेकिन हमारे 3 सोल्जर्स जरूर जख्मी हो गए। जो हमारा एलओसी है वहां पे दिन में 2 बार तो कम से कम फायरिंग हो जाती है। आमतौर पे अखनूर है, राजौरी है, पुंछ है, इस इलाके में फायरिंग चलती ही रहती है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी
ज्यादा से ज्यादा दहशतवादियों को हमारे इलाके में घुसखोरी करने के लिए फोर्स करती है। और जो जब तक सवाल है पाकिस्तानी बॉर्डर का, उनकी जो दो और बॉर्डर्स है, एक है अफगानिस्तान के साथ, ये आपको यहाँ पे ऊपर नजर आ जाती है, और दूसरी जो बॉर्डर है वो है ईरान के साथ। अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ जो उनकी जो बॉर्डर है, वहां पर वो बोलते हैं कि अफगानिस्तान से कुछ दहशतवादी पाकिस्तान के अंदर आते हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं। तो और इसीलिए वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, उससे पुराने समय उसको ड्यूरन लाइन के नाम से पुकारा जाता था। वहां पर अभी काफी सारी पाकिस्तानी आर्मी डिप्लॉयड है, और वहां पर वो दहशतवादी विरोधी अभियान के लिए तैयार है। इसके सिवाय जो ईरान की भी बॉर्डर है, ये भी बिल्कुल अशांत है। यहाँ से भी कुछ लोग बलूचिस्तान में आ जाते हैं, यहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान अभी एक एक उनकी जो बॉर्डर्स है, ये बहुत ही अनसेफ हो गई है, और उनकी आर्मी की कैपेसिटी भी बहुत कम है। और दहशतवाद जिसे वो पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे पुनर्जीवित करने में उनको यश नहीं मिला हुआ है। अभी ये जो नेक्स्ट मैप जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है हमारी कश्मीर की वैली। कश्मीर की वैली क्या है? ये जो झेलम नदी है, इसकी ये वैली है। वैली यानी कि फ्लैट पोर्शन जो है, झेलम नदी की वैली। और इसके चारों बाजू में क्या है? इसके चारों बाजू में जो माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स, ये है पीर पंजाल, और यहाँ पर जो शमशाबारी रेंजेस है। तो पीर पंजाल से कश्मीर में जाने के लिए एक ही रास्ता है। ये जो रास्ता है निकलता है जम्मू से, यहाँ पे जम्मू लिखा हुआ है, ये रास्ता आपको नजर आ रहा है। और ये पीर पंजाल की जो बनिहाल पास है, यहाँ से वो कश्मीर में एंटर करता है, और यहाँ से वो आगे जाता है। उसके बाद ये जो रास्ता है, ये कारगिल के लिए यहाँ से कहीं ऊपर चढ़ता है, और यहाँ से वो जो अलग अलग पहाड़ियां हैं, उसको क्रॉस करते हुए ये देखिए, ये अलग अलग पहाड़ियां है। ये 3-4 पहाड़ियां आपको क्रॉस करनी पड़ती है, जिसके बाद वो चला जाता है कारगिल में। कारगिल के बाद ये जाता है लेह में। ये एक रास्ता है कि जो जहां पर हमारी सभी जो ट्रैफिक है, ये चलती है। और यहीं पे पाकिस्तान दहशतवाद पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। श्रीनगर है, बारामुल्ला है, हंडवारा है, ये सभी चीजें जो है, बड़े बड़े शहर है, वो यहाँ पर है। और इसकी पॉपुलेशन 70-80 लाख के आसपास है, और केवल इसी एरिया में आज 200 दहशतवादी है। और लेकिन वहां की पॉपुलेशन अभी बहुत अच्छा कोऑपरेशन कर रही है, जिससे ये दहशतवादी पकड़े जाने की संख्या काफी बड़ी हुई है। लेकिन इसके बाद का जो मैप है, ये आप जरूर देखिए। यहाँ पर जो ये लाइन पिंक में दिखाई हुई है, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। इस तरफ पाकिस्तान है, और इस तरफ हमारा देश है जम्मू कश्मीर का। अभी देखिए दहशतवादियों की ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है। दहशतवादियों की पहले रिक्रूटमेंट रैली हो जाती है, उसके बाद उनको पैसा दिया जाता है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग कैंप में लिया जाता है। उनकी रिलीजियस डॉक्ट्रिनेशन, यानी कि उनको उग्रवादी बनाया जाता है। उनको बोला जाता है कि इस्लाम खतरे में है, तो इसलिए अगर आप इस्लाम के लिए लड़ते हैं, मुजाहिद बनते हैं उसके लिए, तो आप स्वर्ग में जाएंगे, जहां पर अप्सरा आपकी देखभाल करेगी। ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इस्लाम मान लेते हैं, और इसके बाद उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग की जाती है। ये 5-6 महीना सब ये कार्रवाई चलती है। और उसके बाद फिर जब उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है, तो 8 और 10 के ग्रुप के अंदर उनको एलओसी से हमारे देश में भेजा जाता है। 90% जो लोग हैं, वो मारे जाते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जहां पर इंडियन आर्मी की आपको पोस्ट नजर आएगी है। पाकिस्तान की जो आर्मी है, उनको मदद करती है आर्टिलरी फायरिंग करके वगैरह। तो 5% लोग अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं, और वो जो आगे वाली चीज है, यानी कि कश्मीर में जाओ और वहां पे जो हिंसाचार करना है, ये हिंसाचार वहां पे वो फैलाने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार का हिंसाचार होता है? इसमें ग्रेनेड अटैक्स होते हैं, इसमें रॉकेट अटैक्स होते हैं, तो सैनिकों के टुकड़ियों के ऊपर या पुलिस के ऊपर हमला किया जाता है, किडनैपिंग किया जाता है, स्टोन थ्रोइंग की बात की जाती है। ये अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं, वो यहाँ पर की जाती है। तो इसके अंदर
ये सब जो चीजें हैं इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में 1962 वॉर के बारे में बताऊंगा कि ये वॉर हमारा चाइना के साथ हुआ था और ये माना जाता है कि ये वॉर हमने लूज किया। लेकिन ये जो डिफीट थी, ये इंडियन आर्मी की डिफीट नहीं थी। ये जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये तवांग में जो फौज का जो एक वॉर मेमोरियल बना हुआ है, वो सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान दे दी सीमा की रक्षा करते हुए, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और कभी आप तवांग जाते हैं तो यहाँ पे जरूर जाइए और इन सोल्जर्स को अपनी होमेज पे करिए। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूँ, लेकिन पहले ये आप बात सुन लीजिए। Rubbish. Total rubbish. The PM exploded. We don't need defense policy. Our policy is ahimsa. We foresee no military threats. As far as I am concerned, you can scrap the army. Police are good enough to meet our security needs. 1961 के अंदर जो हमारे पंतप्रधान थे उस समय, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल थिमैया। तो जनरल थिमैया प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए और उन्होंने बोला कि मैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो अलग अलग आह्वानें हैं इसके बारे में आपको ब्रीफ करने वाला हूं, आप कृपया सुनिए। तो जैसे ही उन्होंने ये बातचीत करना शुरू किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि वी डोंट नीड डिफेंस पॉलिसी, हमें हमें कोई डिफेंस पॉलिसी की जरूरत नहीं है। हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, वो है अहिंसा। हमारे देश के लिए कोई मिलिट्री थ्रेट पॉसिबल नहीं है। जब तक मेरा सवाल है, हमें इंडियन आर्मी की जरूरत नहीं है, उसे आप स्क्रैप कर दीजिए, उसे आप तोड़ दीजिए। और जो पुलिस है वो हमारी देश की जो सुरक्षा है उसकी रिक्वायरमेंट देखने के लिए काफी है। अभी ये जो पंडित जी ने ये बात की, क्या वो सच थी? आपको पता होना चाहिए कि 47 में जब हमारा देश पाकिस्तान से अलग हो गया तो तभी एकदम लड़ाई शुरू हो गई कश्मीर के ऊपर, और 1 साल ये कश्मीर में लड़ाई चली और सेना के कारण आज कश्मीर हमारा हिस्सा बना हुआ है। लेकिन उसमें देखने वाली चीज ये है कि इसमें 3,500 से ज्यादा सैनिकों ने अपने प्राण वहां पे गंवाए, और फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि हमने अहिंसा से ये चीज जीत ली है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। हमारे पहले जो 2 परमवीर चक्र थे वो यहीं पे दिए गए, और वहां पे जो हमारे 1947 में जो सेना के मुख्य थे जनरल थिमैया वगैरह, इनके कारण ये सब चीजें हुई थी। और उसी समय जब पाकिस्तान ने लद्दाख के अंदर अतिक्रमण करना शुरू किया था, तभी थिमैया जी के कारण उन्होंने डिसीजन ले लिया, फौज को वहां पे भेजा और लद्दाख को भी वहां से बचाया। लेकिन पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी इस वॉर में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थी। इंडियन आर्मी के कारण ये कश्मीर जो है हमारे साथ आज रहा हुआ है। और पंडित जी का एक स्टेटमेंट है, there would be no war between India and China, and in the most unlikely event of there being one, I am quite capable of fighting it myself or at a diplomatic level। कि मैं लड़ाई हो जाती है तो डिप्लोमेटिकली या फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल के ऊपर मैं इसे रोकूंगा। और आपको ये सुन के अचरज होगा कि जो हमारे इंडो चाइना जो बॉर्डर थी, वहां पे हमारी बॉर्डर पे आर्मी तैनात नहीं थी, वहां पर ये बॉर्डर फॉरेन मिनिस्ट्री के नीचे थी। तो ये जो सब चीजें हैं ये आपको इसमें समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से ये कार्रवाई हुई है। और शायद यही जो चीज के बारे में सोच है हमारी, ये आगे काफी साल चलती रही। हम चाइना से हमेशा डरते रहे, हमने हमारे रोड्स आगे तक नहीं बनाए, हम सोचते थे कि एक बार हमारा फिर डिफीट हो जाएगा वगैरह वगैरह। चाइना ने अपने रोड बना लिए, कभी भी चाइना इसके पहले और उसके बाद 1995 से लेकर 2003 तक हमने चाइना के साथ 4 एग्रीमेंट साइन किए, जिसे पीस और ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह फैसला किया गया कि इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर शस्त्र का इस्तेमाल नहीं होगा, आर्मी का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर दोनों आर्मी एक दूसरे के सामने आ जाती है तो वो एक दूसरे को बैनर दिखाएगी, लेकिन एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगी। यानी कि हमारी जो आर्मी वहां पर है वो वहां पे लड़ाई नहीं कर सकती। अभी ये मैप देखिए, इस मैप में आपको हमारा देश में नजर आ रहा है और चाइना भी नजर आ रहा है। इस मैप को केयरफुली देखने की जरूरत है। हमारे जो नेबर्स है वो कौन है? एक तो पाकिस्तान नजर आ रहा है, थोड़ा सा अफगानिस्तान से हमारी सीमा लग जाती है,
डायरेक्ट सीमा नहीं है, लेकिन तो हमारे से काफी पास में है। इसके बाद यहाँ पे चाइना नजर आ रहा है, नेपाल की सीमा है, फिर भूटान है, फिर बांग्लादेश है, म्यांमार है और नीचे की तरफ आपको श्रीलंका नजर आ जाता है कि वो बहुत ही हमारे से पास है। और मालदीव यहाँ पर है और मालदीव के ऊपर हमारे जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड्स है वो इस इलाके में यहाँ पर है। और यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे अरेबियन समुद्र है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और नीचे ये इंडियन ओशन है। और ये हमारे देश के साथ वाला, हमारे देश को 7,600 किलोमीटर का समुद्र किनारा है और अंडमान आइलैंड्स यहाँ पर और लक्षद्वीप आइलैंड्स यहाँ पर हमारे देश के हैं। और हमारे देश को तकरीबन 16,000 किलोमीटर लंबी हमारी बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है और ये अलग अलग देशों के साथ लगी हुई है। अभी चाइना की बात करें तो चाइना की जो लैंड बॉर्डर्स है, अब देखेंगे तो यहाँ से उनकी लैंड बॉर्डर शुरू हो जाती है, ये 18 देशों के साथ लगी हुई है। यह देखिए ये देश है यहाँ तक, यहाँ इसके बाद यहाँ से समुंदर शुरू हो जाता है। ये जो समुंदर है, ये समुंदर का यहाँ से समुंदर शुरू हो जाता है, यहाँ पे कोरिया है और कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये एरिया यहाँ पे ताइवान है, यहाँ पे फिलीपींस है और ये साउथ ईस्ट एशिया के देश लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, यहाँ पर मलेशिया और यहाँ जहाँ मेरा एरो नजर आ रहा है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। इसे मलक्का कॉरिडोर के नाम से ये पुकारा जाता है, यानी कि एक नैरो समुद्र का इलाका है जहाँ से इंटरनेशनल शिपिंग जाती है और चाइना का तकरीबन 60% जो ट्रेड है वो इसके साथ जो है वो लगा हुआ है। तो अभी चाइना के जो नेबरिंग कंट्रीज के बारे में मैंने बताया, समुद्र जो चाइना के साथ है इसे साउथ चाइना का समुद्र बोला जाता है। ये जो ताइवान के साथ है वो ईस्ट चाइना समुद्र, ये ताइवान है। और इसके बाद यहाँ जो है येलो सी जो लगा हुआ है कोरिया के साथ, नॉर्थ और साउथ कोरिया के साथ। और यहाँ पर जहाँ पर ये है जापान है, ये इसे सी ऑफ जापान बोलते हैं। आज की बात यह है कि चाइना ने लद्दाख में तो इंट्रोजन शुरू किया है, उसी प्रकार से वो आक्रामक कार्रवाई साउथ चाइना समुद्र के अंदर भी कर रहे हैं। लेकिन भारत ने जिस तरह से चाइना का मुकाबला लद्दाख में किया हुआ है, इससे बाकी देशों को भी अभी जोर आया है। जापान के समुद्र के अंदर जब एक चाइना की सबमरीन आ रही थी तो जापान ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाया और उसे वापस भेजा। उसके बाद ताइवान बोलता है कि हम चाइना में शामिल नहीं होंगे और वहां पे वो लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अभी अमेरिका की जो बहुत बड़ी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अभी साउथ चाइना समुद्र के अंदर वो तैनात है। ये दुनिया का एक बहुत ही पावरफुल शिपिंग फोर्स है। इस पे 100 एयरक्राफ्ट एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर होते हैं और तीसरा भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इस इलाके में अभी आने वाला है। तो यहाँ पर वो क्यों आया हुआ है, अर्थात अगर चाइना ताइवान के ऊपर हमला करता है तो उनकी रक्षण करने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ है। ये सभी का हमें क्या फायदा, हम काफी बार हमारे कुछ तज्ञ हैं वो 2 फ्रंट वॉर के बारे में बोलते हैं, लेकिन देखिए चाइना के खिलाफ हमने काफी मल्टीपल फ्रंट खुले हुए हैं। जापान उनके ऊपर नजर रखा हुआ है, साउथ कोरिया उनसे खुश नहीं है, ताइवान लड़ाई के लिए उनके साथ तैयार है, फिलीपींस उनके बातचीत मानने के लिए तैयार नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया के देश भी चाइना के खिलाफ है। और हमारे जो एक विद्वान थे जिन्होंने युद्ध शास्त्र के ऊपर बहुत बड़ी किताब लिखी थी, चाणक्य, उन्होंने बोला था कि शत्रु का शत्रु जो है वो आपका दुश्मन होता है। तो ये सभी चाइना के शत्रु है जो हमारे बिल्कुल मित्र हो गए हैं। शायद मैंने गलत बोला, शत्रु का शत्रु आपका मित्र होता है, शायद मैंने उल्टा बोला था। तो ये शत्रु चाइना के और मित्र वो हमारे बने हुए हैं। तो ये देखिए, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। अभी इसमें देखने वाली बात क्या है कि ये जो समुद्र का एरिया है, यहाँ पे एक क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन नाम की नेवल अलायंस तैयार हो रही है जिसमें 4 देश शामिल है। एक तो ऊपर जो अभी मैंने जापान दिखाया था वहां पे जापान शामिल है, ये नजर आ रहा है जापान आपको। इसके बाद इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उसके बाद हमारा देश शामिल है और अर्थात यूएसए उसके अंदर शामिल है। तो ये एक बहुत बड़ा पावरफुल चीज है जो चाइना को रोक सकता है। तो ये अभी आप देखिए कि चाइना की हालत इस प्रकार से कैसे हो रही है और चाइना को हमने किस प्रकार से
घेरा हुआ है। तो ये सब चीजें देखिए, शायद जो मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये शायद लॉक इन हो गई है। इसे मैं एक बार फिर से ये करके ये आगे जाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो मुझे इसको एक बार ये बंद करके एक बार फिर शुरू करना पड़ेगा। देखते हैं कि वो शुरू होता है कि नहीं। अभी रुकावट के लिए खेद है। देखते हैं कि ये आगे जाता है कि नहीं जाता है। अगर नहीं जाता है तो एक बार मुझे इसे फिर से शेयर करना पड़ेगा। नहीं जा रहा है तो शायद मुझे ये एंड टास्क करके ये शेयर करना पड़ेगा और एक बार इसे फिर से मैं इसे शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो ये जो है अभी ये शायद प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है। मैं देखने की कोशिश करता हूं कि ये प्रेजेंटेशन मैं कैसे उसको ये कर सकूं। एक बार बंद करके मैं इसे एक बार फिर से शुरू करने की कोशिश करता हूं। क्या ये बंद हो गया है एप्लीकेशन? हा सर, प्रेझेंटेशन बंद झालंय. तुम्ही मी पुन्हा त्याला मी दिसतोय का तुम्हाला? हो सर. ओके, कारण मला मी दिसत नाहीये. मी हे करतो त्याला. एक सेकंड. हो सर. मला प्रेझेंटेशन शेअर कसा करता येईल, पुन्हा करता येईल? हो. मला ते दाखवा जरा ते. इथे मला दिसत नाहीये. खाली जॉईन सर. जॉईन करतो. हा चालेल सर. ओके, मी पुन्हा जॉईन करतो. हा, ओके. हा, ओके. सर तुम्ही 2 वेळा लॉग इन झालायत मला वाटतं. अभी हम जो महिला की जो कमजोरियां है इसके बारे में बात करेंगे। ये मेरी आवाज घूम रही है क्या? येस सर. देखिए, एखादा काम करिए.
हॅलो सर. तुम्ही ना एकदा मीटिंग रिमूव्ह करा आणि परत जॉईन करा. तुमचे 2 लॉग इन झाले. हां, हां. मी दिसतोय तुम्हाला? येस सर. ओके. मी हे पुन्हा शेअर करतो आहे. ओके. हां. आता मला वाटतं ते नीट शेअर होत आहे ना? येस, येस सर. हाँ ओके। आता चलो ये अभी हम शुरुआत करते हैं कि जो चाइना की जो अलग अलग कमजोरियां है इसके बारे में हम अभी बातचीत कर रहे हैं। चाइना की आज की एक बड़ी कमजोरियां है कि उनकी इकोनॉमी का हालात खराब हो गया है। उनके जो डेट उन्होंने 6 ट्रिलियन की जो लोगों को दिए थे वो बढ़ रहे हैं। जिन देशों को उन्होंने लोन्स दिया था वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो वन बेल्ट और वन रोड का जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉब्लम के अंदर है। उनका इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, उनकी इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, चाइनीज इकोनॉमी कम हो रही है। इससे जो सोशल डिफरेंसेस है वो बढ़ रहे हैं और वायलेंट जो एजिटेशन है ये ज्यादा हो रहे हैं। और चाइना का पर्सनल फ्रीडम के ऊपर बहुत कंट्रोल रहता है, सोशल फ्रीडम के ऊपर कंट्रोल रहता है और उनकी जो अलग अलग माइनॉरिटीज है उनको वो उनके साथ जो उनका बर्ताव है वो ठीक नहीं है। और ये नीचे वाली आप लाइन देखिए, चाइना का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है उनके खुद के लोग। टाइनामेन स्क्वायर के अंदर जब लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे वहां पे 2600 लोग मारे गए थे, जहां पे चाइनीज आर्मी ने अपने खुद के लोगों के ऊपर रंगाड़ों का इस्तेमाल किया था। और आज 5 बिलियन डॉलर खर्चा करते हैं, जबकि जो बाह्य सुरक्षा की सुरक्षा उस पे कम, यानी कि उनका नंबर 1 शत्रु इंडिया नहीं है बल्कि उनका नंबर 1 शत्रु उनके खुद के लोग हैं। अभी ये नकाशा देखेंगे तो यहाँ पे जो समुद्री जो मार्ग होते हैं जहां से वर्ल्ड का ट्रेड होता है ये आपको नजर आ जाता है। ये जो लाइंस जो है ये समुद्री मार्ग है और ये अपना भारत का नकाशा नजर आ रहा है और ये जो लाइन दिखाई हुई है ये हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ये समुंदर हमारा है, यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार है, ये भी हमारा है। और यहाँ पे ये जो नीचे का एरिया, यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट आप देख सकते हैं। चाइना का पूरा जो ट्रेड है ये सब ट्रेड रूट्स यहाँ से जाते हैं, जो कि हमारे अंडमान से बिल्कुल 200-300 किलोमीटर के अंदर है। यानी कि लड़ाई की हालात होने के बाद ये चाइना का ट्रेड हम यहाँ पे रोक सकते हैं। और ये है गल्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां से चाइना का 50-60% जो ऑयल है वो इस रूट के ऊपर आता है और कुछ ऑयल गल्फ ऑफ एडन से आता है। तो ये सभी जो रास्ते हैं यहाँ पे मिलते हैं। तो चाइना की बिल्कुल हम बिल्कुल आर्थिक नाकेबंदी कर सकते हैं अगर लड़ाई का हालात होता है। ये है चाइना का वन बेल्ट और वन रोड का प्रोजेक्ट, जो एक 6.5 ट्रिलियन डॉलर इतना ये बड़ा रोड रेलवे नेटवर्क था। ये समुद्री मार्ग भी उसके अंदर थे। इसका उद्देश्य ये था कि जो चाइना की जो प्रोडक्शन है, चाइना एक पूरी दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना हुआ है।
तो यहाँ से जो माल तैयार होता है, जो मार्केट्स उनके या तो यूरोप में है, ये देखिए यूरोप के अंदर है, ये या तो अफ्रीका में है या इसके नीचे अमेरिका वगैरह में है, तो ये रास्ते उनको मिलते थे। लेकिन अभी इस पे ऊपर इतना ज्यादा खर्चा हुआ है कि और ये रास्तों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए जिनको चाइना ने लोन्स दिए थे, वो अभी पूरा उनका प्रॉब्लम हो गई है, वो लोन पे नहीं कर सकते हैं। इसलिए 6.5 ट्रिलियन डॉलर की जो चाइना की जो लोन थी, वो अभी चाइना के सर के ऊपर बैठी हुई है। जो इंटरनेट है चाइना के अंदर, वो पूरा चाइना के गवर्नमेंट के नीचे है, यानी कि वो उनकी एक वीकनेस है। उनकी इकोनॉमी तो वीकनेस है ही, उनकी माइनॉरिटीज तो उनकी वीकनेस है ही, बट सोशल अनरेस्ट भी उनकी एक कमजोरियां है। इंटरनेट के ऊपर जैसे हमारे पास गूगल है, फेसबुक है, उनके पास ये बिल्कुल नहीं है। उनके एक दो ही चीजें हैं जो दुनिया के साथ मिलाप रखते हैं। एक उनका न्यूज़पेपर है, उसे ग्लोबल टाइम्स के नाम से पुकारा जाता है, और उसके बारे में हमें वंस इन अ व्हाइल पता लग जाता है कि ग्लोबल टाइम्स क्या बोल रहा है। तो चाइना ने अपने देश और दुनिया के की जो बाकी मीडिया है उसके बीच में एक ग्रेट फायरवॉल लगाया हुआ है, जिससे चाइना को पता ही नहीं लगता चाइनीज लोगों को कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन ये उनकी कमजोरियां है, क्योंकि जैसे ये जो हमारे पास इंटरनेट के अप्लायंसेस है, यूट्यूब है, ब्लॉग है, वगैरह वगैरह, वो वहां पर नहीं है। तो इसलिए जब चाइनीज अपना देश छोड़ के बाहर जाते हैं, तो वो बाहर की जो फ्रीडम है उसे देख के वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। उनके देश में वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाहर जाए तो सब कुछ कर सकते हैं। आज होता क्या है कि बहुत बड़ी संख्या में जो चाइनीज है, वो देश चाइना के बाहर जाते हैं। आज तकरीबन 4-5 करोड़ चाइनीज जो है, हर साल वो टूरिस्ट बन के पूरी दुनिया में घूमते हैं। और 3-4 करोड़ से ज्यादा उनके स्टूडेंट्स है जो अलग अलग देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। इसके सिवाय इंडस्ट्री के कारण, कॉर्पोरेट के कारण बहुत सारे चाइनीज बाहर जाते हैं, तो दुनिया में जो चीजें चल रही है वो देख के वो सरप्राइज होते हैं और अपने खुद के देश के खिलाफ वो गुस्सा हो जाते हैं। आज चाइना ने इतना ज्यादा कर्जा दिया है उनकी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, उनकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, कि ये माना जाता है कि उनका लोन्स का जो परसेंटेज है दुनिया उनके जीडीपी के लिहाज से वो 330% है, यानी कि दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जबाजारी देश ये चाइना है। आगे देखिए, चाइना में बड़ी विषमता है, गरीब और श्रीमंत के बीच में फैसला बढ़ रहा है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सोशल टेंशन्स है। तो इसलिए आप ये देखिए कि चाइनीज कितना छोटा फिश है और जो भ्रष्टाचार है ये कितना बड़ा है। तो ये सभी चाइना की वीकनेसेस है। मैंने चाइना मैन स्क्वायर के बारे में पहले बोला था, अपने ही लोगों को चाइना ने मार दिया, 2600 लोगों को। और ये क्या कर रहे थे? तो ये डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन कर रहे थे, और 10,000 से जो ज्यादा है वहां पे गंभीर जख्मी हो गए। तो इसके बाद ये देखिए, शिनजियांग है चाइना का जो प्रांत है, इसके बारे में मैं और डिटेल में बोलूंगा। ये यहाँ पर उइगर मुस्लिम्स रहते हैं। ये यहाँ जो लोग हैं वो चाइना के साथ रहना नहीं चाहते हैं, और यहाँ के कुछ लोग दहशतवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान में भी जाते हैं। अभी हम इनके वीक पॉइंट्स तो काफी ज्यादा है, लेकिन समय के कारण हम दो के ऊपर ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। एक है तिब्बत और दूसरा है शिनजियांग। आपको पता है कि तिब्बत की जो लोक संख्या है ये तकरीबन 50 लाख के आसपास है। तिब्बत 49 तक इंडिपेंडेंट था, चाइना ने उसको टेक ओवर किया, हमारे देश ने चुपचाप से उसे मान लिया। 1959 में चाइना के खिलाफ एक बड़ी अपराइजिंग की तिब्बतन में, यहाँ पे लाखों तिब्बतन्स को चाइना ने मार दिया। उस समय दलाई लामा वहां से भागे और वो हमारे 9-10 दिन का प्रवास करते हुए वो हमारे देश में हिमाचल प्रदेश में पहुंच गए, और आज हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नाम का जो जगह है वहां पर उनका एक तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल लगा हुआ है। तो आज वो यहाँ हमारे देश के अंदर है, और तिब्बत के ऊपर चाइना ने अपना कंट्रोल ये बहुत ही ज्यादा किया हुआ है। चाइना ने क्या किया है? जो चाइना आज तिब्बत में कर रहा है उसी प्रकार की कार्रवाई वो शिनजियांग में कर रहा है। एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे 50 लाख तिब्बतन है, तो चाइना ने
उससे ज्यादा जो हन चाइनीज है उनको तिब्बत में आके बसाया हुआ है। इसी प्रकार से हन चाइनीज शिनजियांग के अंदर भी बसे हुए हैं। इतना ही नहीं, तो चाइना ने जो अपनी न्यूक्लियर वेपन्स है, अपनी जो मिसाइल्स है, ये पूरी तिब्बत में रखी हुई है। अभी ये तिब्बत में क्यों? वो सोचते हैं जब ये यूएसए के साथ जब पंगा लेंगे, यूएसए के साथ उनकी लड़ाई होगी, या उसमें अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो जाता है, या उसमें मिसाइल्स का इस्तेमाल हो जाता है, तो उस समय मिसाइल अटैक अगर यूएसए करता है तो वो कहाँ आएगा? वो तिब्बत के ऊपर आएगा, तो नुकसान तिब्बत का होगा। इसलिए ये अलग अलग जो चीजें हैं यहाँ पे रखी हुई है। आज चाइना में रिलीजियस प्रेशर के ऊपर काबू लगाया है चाइना ने तिब्बत में। वहां पे मिलिट्री की बहुत ज्यादा क्षमता रखी हुई है। वहां पे मॉन्क्स और नन्स है, उनको उनकी वो पिटाई करते हैं। तिब्बतन्स को पिलग्रिमेज के लिए जाने नहीं देते। आपको तिब्बतन के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं उसकी कोई लेटेस्ट खबर चाहिए तो ये आपको ये जो वेबसाइट है www.freetibet.org, यहाँ पर आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये मिल जाएगी। लेकिन तिब्बतन्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये शॉर्ट हिस्ट्री तिब्बत की आपके सामने है। 49 में वो चाइना के नीचे आ गए। 17 पॉइंट एग्रीमेंट चाइना के साथ शुरू हो गई। 59 में अपराइजिंग हो गया, उसमें दलाई लामा वहां से भाग गए, और आज तिब्बत के अंदर बहुत ही ज्यादा ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट हो रहा है। लोगों को इंटिमिडेट किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको सीवियर सेंटेंस दी जाती है। और ये माना जाता है कि 1 मिलियन से ज्यादा तिब्बतन अभी तक मारे गए हैं, और ज्यादा मारे जाएंगे। 6,000 से ज्यादा तिब्बतन्स की मॉनेस्ट्रीज डिस्ट्रॉय की हुई है। न्यूक्लियर टेस्टिंग जो होती है वो तिब्बतन प्लेटो के ऊपर होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर टेस्टिंग ये बैंड है। हवा में हम ये नहीं कर सकते क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन से ह्यूमैनिटी को खतरा हो सकता है। तो वो यहाँ पे ओपनली करते हैं, क्योंकि जो आप अलग अलग प्रकार के जब आप अलग अलग न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं तो उनकी टेस्टिंग करना ये जरूरी होता है, चेक करने के लिए कि उनकी क्षमता कितनी है। आज चाइना ने वहां पे पूरे पेड़ काट दिए हैं। 400-500 वॉरहेड्स वहां पे लगाए हुए हैं। चाइना ने वहां पे इतने सारे रोड्स क्यों बनाए? क्योंकि उन्होंने वहां पे अपनी मिसाइल डिप्लॉय किया है, वहां पे उन्होंने न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय किए हुए हैं, वहां पे उन्होंने अपनी आर्मी डिप्लॉय की है। और तिब्बत के लोग केवल 1% इस रोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी का जो रोड्स है वो किसके लिए है? वो है, अगर चाइना लड़ाई करता है तो हिंदुस्तान के साथ लड़ाई के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। आज हन चाइनीज मेजोरिटी में हो गए हैं, तिब्बत के अंदर भी और शिनजियांग के अंदर भी। अभी वहां पे जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा है। वहां की जो रिवर्स है, ब्रह्मपुत्रा और अदर, उसे चाइना उसको डाइवर्ट करके अपनी मेन लैंड की तरफ ले जा रहा है। और चाइना का जो सर्विलेंस नेटवर्क है वो तिब्बत में हो या शिनजियांग के अंदर हो, वो इतना बड़ा है कि हर एक आदमी के ऊपर चाइना वहां पे ध्यान रखा हुआ है। और चाइना अभी एक चाल कर रहा है, वो ये कि दलाई लामा के बाद कौन नया दलाई लामा बनेगा। तो खैर दलाई लामा की हम लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन चाइना ये बोलता है कि दलाई लामा के पश्चात जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा, ये हम उसे डिसाइड करेंगे। और वो कर्मापा नाम का एक जो चाइनीज ये एजेंट है, उसे वो दलाई लामा बनाना चाहते हैं। तो रिलीजन के ऊपर कर्ब्स है, तिब्बतन्स के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये सब चीजें आज चाइना कर रहा है। और जो मैंने रिवर वाटर की बात की थी, ये जो रिवर ब्रह्मपुत्रा जो हमारे देश में आती है, यहाँ पे वो एक डैम करने वाले हैं, और यहाँ से वो चाइना की तरफ डाइवर्ट करने वाले। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो तिब्बत का एरिया है, ये जो देश है, सबका पानी तिब्बत से आता है। मतलब पानी या तो अफगानिस्तान में जाए, या तो पाकिस्तान में जाए, या हमारे देश में आ जाए। ये सभी नदियां हमारी यहाँ से आ जाती है, या इसके आगे साउथ ईस्ट म्यांमार में आ जाए, या इसके आगे जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है वहां पे चले जाए। तो ये सब पानी वहां पे आता है तिब्बत से, क्योंकि तिब्बत को प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। और 40% जो एशिया का पानी है वो वहां से आता है। तो चाइना उसे डाइवर्ट करना चाहता है, जो कि एक बहुत ही मतलब नुकसान होगा। तो ये जो चाइना के जो दुश्मन है, ताइवान है, हांगकांग है,
बुद्धिस्ट कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशिया के देश है, जापान है, ये हमारे नेचुरल अलाइज है। इनके साथ हमारा कोऑपरेशन, वो मिलिट्री हो या इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हो या स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन हो या डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर कोऑपरेशन हो या पॉलिटिकल वॉर के लिए कोऑपरेशन हो, ये अभी उनके साथ बहुत ही अच्छा हो गया है। तो ये सभी देश अभी हमारे साथ है। तो तिब्बत का क्या? तिब्बत की सॉफ्ट पावर है उनकी स्पिरिचुअलिज्म। तिब्बत का एक मानना है, तिब्बत के पास आर्मी नहीं है, तिब्बत के पास तिबेटन्स दहशतवादी बनना नहीं चाहते हैं, तिब्बत के पास केवल एक स्पिरिचुअल पावर है। वो सोचते हैं कि शायद उनकी स्पिरिचुअल पावर चाइना से ज्यादा लॉन्ग सर्वाइव होगी और वो सोचते हैं कि एक दिन वो पक्का आजाद हो जाएंगे। और ये जो स्लाइड मैंने उनके प्रेजेंटेशन से ली हुई है, जिसमें वो बोलते हैं as long as the sky remains blue, Tibet will never be a part of China, but it is possible that China may become a part of the Tibet. उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के ऊपर उनका बहुत भरोसा है। क्या पता कि शायद उनका कहना यह सच हो जाएगा, उनको तो हम बेस्ट विशेष दे सकते हैं, लेकिन तिब्बत ये चाइना का एक बहुत ही बड़ा सॉफ्ट अंडरबेली है, एक बहुत बड़ा वीकनेस है, उसका इस्तेमाल हमने करना चाहिए। और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन तिब्बत में हो रहे हैं, इसके बारे में हमने बातचीत करनी चाहिए। आज चाइना के अंदर कोरोना की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए ये माना जाता है कि आज चाइना में कोरोना के बाद 14 मिलियन सिम कार्ड्स ये गायब हो गए। ये 14 मिलियन सिम कार्ड अचानक गायब कैसे हो गए? तो शायद जो कैजुअलिटीज कोरोना या चाइनीज वायरस के साथ चाइना में हुई है, वो शायद काफी ज्यादा है, जो वो बताना नहीं चाहते, और अचानक ये 14 मिलियन सिम कार्ड ये बंद हो गए हैं। आज माइग्रेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम वहां पर बहुत ज्यादा है, और चाइना के तुलना में हमारे देश ने कोरोना के ऊपर या चाइनीज वायरस के ऊपर ज्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल पाया है। चाइना का जो नेक्स्ट वीक पॉइंट है वो है शिनजियांग। 2 करोड़ उसकी पॉपुलेशन है। उइगर मुस्लिम्स यहाँ पे रहते हैं और ये कभी भी चाइना का हिस्सा नहीं थे। जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान नाम का जो देश था, वहां के वो हिस्सा थे, यानी कि उनकी जो इथेनिसिटी है वो तुर्कमेनिस्तान के साथ जुड़ती है। तो ये चाहते हैं, लेकिन चाइना ने उनके रिलीजन के ऊपर बहुत सारे कर्व्स लगाए हुए हैं। चाइना उनको कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं करने देता, यानी कि मॉस्क में जाना है नहीं, रमजान ईद मनाना है नहीं, दिन के समय अंजान देना है नहीं, आपने एक जो प्रेयर्स करनी है, मास प्रेयर जो साथ में करते हैं वो नहीं करना वगैरह। तो इससे ये लोग बहुत ही दुखी है, और आज तकरीबन 20 लाख से ज्यादा जो उइगर मुस्लिम्स है उनको जेल में डाला है। चाइना उससे बोलता है कि ये रिफॉर्मेटरीज है, वहां पे वो उनकी एजुकेशन की तैयारी करते हैं, उन्हें स्किल सिखाते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। उनको वो डी रेडिकलाइज करना चाहते हैं और उनको वो चाइनीज बनाना चाहते हैं। आपको चाइना की स्टैटिस्टिक्स के बारे में ये पता होना चाहिए कि 90% ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन जो है वो हन चाइनीज है, और 10% उनकी अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज है, जिसमें शिनजियांग वगैरह का नाम मैंने बोला था। लेकिन आज दो उनकी और वीकनेसेस के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। एक है हांगकांग और दूसरा है ताइवान। इनके बारे में हम क्यों बात करना चाहते हैं? क्योंकि माइनॉरिटीज के अंदर तो हन चाइनीज नहीं है, लेकिन हांगकांग में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ये हन चाइनीज है, और हन चाइनीज ये हांगकांग वाले चाइना में नहीं जाना चाहते। सिमिलरली ताइवान जो है ये कंप्लीटली हन चाइनीज है, लेकिन वो भी उन्हें डेमोक्रेसी की इतनी आदत हो गई है कि वो चाइना में नहीं जाना चाहते। तो ये जो सभी चीजें हैं, हांगकांग है, चाइना है, शिनजियांग है, ये सभी चाइना के बहुत ही वीक पॉइंट्स है। ये जो आपको मैप नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैं काफी देर तक बात करना चाहता था, लेकिन समय की कमी के कारण मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आज शिनजियांग के अंदर बहुत ही अनरेस्ट है, इतना ही समझना काफी है। तो ये जो डेमोग्राफिक वहां पे चेंज हो गया है, इसके बारे में मैंने अभी बात की हुई है। चाइना का जो एक और वीक पॉइंट है, जिसे हमारे कुछ आर्म चेयर स्ट्रेटेजिस्ट है, उसे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के पुकारते थे। उनका कहना था कि चाइना ने अलग अलग देशों में मिलिट्री बेसिस बनाए हुए हैं। ग्वाडार जो पाकिस्तान में है, यहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू हो जाता है।
दूसरा हम्बनतोता, ये श्रीलंका में है। तीसरा चिटगांव, ये बांग्लादेश में है। चौथा सितवे, ये म्यांमार के अंदर है। तो उनका कहना है कि वो हमें चारों दिशा से घेर रहे हैं। ये उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, ये उनके वीक पॉइंट्स है। आज चाइना का 80% ट्रेड इस लाइन से जाता है। अगर हम मुंबई से पत्थर भी फेंकना शुरू करें तो हम इसे रोक सकते हैं। आज हमारा यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, हमारे यहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस है। तो ये जो मलक्का का जो स्ट्रेट है, यहाँ पे हम उनको रोक सकते हैं। अभी उनका तेल यहाँ से आता है, उनका तेल यहाँ से आता है। तो ये चाइना का स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, बल्कि चाइना का ये वीक पॉइंट है। इसलिए ये मलक्का को बाईपास करने के लिए आज चाइना एक रास्ता यहाँ से डायरेक्टली चाइना के लिए बनाना चाहता है। इसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से नाम से पुकारा जाता है। और दूसरा, एक ये जो इलाका है, इसे कराल का इलाका बोलते हैं। यहाँ पे नैरो पोर्शन हो गया है। चाइना चाहता है कि यहाँ जाने से बदले यहाँ से ये रोड काटी जाए, ये जमीन को काटी जाए, ताकि यहाँ से जो बे ऑफ बंगाल है साउथ चाइना समुंदर के अंदर मिल जाएगा, जिससे उन्हें इस रोड के ऊपर आना नहीं पड़ेगा। काफी बार एक्सपर्ट लिखते हैं कि चाइना इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कराल को तैयार करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए थाईलैंड की तैयारी होनी चाहिए। थाईलैंड उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये एक जैसे सुएज कैनाल का ये बना था प्रोजेक्ट। ये देखिए, सुएज कैनाल जो है, ये रेड सी को मेडिटेरियन सी में मिलाता है। और अगर आप यहाँ पे, मेरे पास अमेरिका का मैप नहीं है, वहां पे दो अमेरिका के बीच वाला जो नैरो पोर्शन है, वहां पे पनामा कैनल बना हुआ है। तो वहां पे दो समुद्र मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये समुद्र बे ऑफ बंगाल को चाइना यहाँ मिलाना चाहता है, लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक्चुअली चाइना के गले में एक फंदा है, जिसका हम अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो चाइना की आज मैंने अलग अलग जो वीकनेसेस है, ये मैंने कवर करने की कोशिश की। और इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि चाइना की वीकनेस समझना क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि शिनजियांग का इस्तेमाल उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में दुनिया को बोल के हम कर सकते हैं। इसके बाद तिब्बत के ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में हम बोल सकते हैं। हांगकांग के ऊपर जो गड़बड़ चल रही है, पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ चली गई है। ताइवान के लिए अमेरिका तो लड़ाई करने के लिए तैयार है। तो चाइना के वीक पॉइंट्स का इस्तेमाल हम चाइना के खिलाफ, अगर लड़ाई होती है तो उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाइना पाकिस्तान को मदद करता है तो हम वियतनाम को मदद कर रहे हैं। और वियतनाम ये ऐसा देश है कि जिसने चाइना का 1978 में डिफीट किया था। तो यानी कि चाइना की जो कमजोरियां है, सोशल कमजोरियां हो, या उनकी मीडिया की कमजोरियां हो, कि या उनकी इंटरनल डिसेंट की कमजोरियां हो, इसका इस्तेमाल हम हमारी देश का इसका इस्तेमाल हम चाइना के खिलाफ मल्टीपल फ्रंट करने के लिए कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का उद्देश्य था। क्योंकि बात ये हो जाती है कि लोग सोचते हैं कि चाइना के कोई वीक पॉइंट्स नहीं है, लेकिन चाइना के बहुत सारे वीक पॉइंट्स है, जिसके बारे में मैंने बताने की कोशिश कर। और मैं मेरी प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा, उसके बाद मैं दो चीजों को एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि चाइनीज चीजों के ऊपर बॉयकॉट डालो। चाइना का जो क्योंकि अभी बहुत सारे त्योहार साथ साथ आने वाले, रक्षाबंधन है, दशहरा है, दिवाली है, रमजान है, ईद है। तो बिल्कुल चाइनीज चीज के ऊपर बॉयकॉट डालो। चाइनीज ऐप्स का इस्तेमाल मत करो। दुकानों में बोलो कि अगर आप चाइनीज चीज बेचते हैं तो हम आपकी दुकान में नहीं आएंगे, और इंडियन चीज खरीदनी शुरू करो। और दूसरा, जो चाइना का जो प्रोपेगेंडा वॉर है, ये बहुत दिन चलने वाला है। तो उसे बिल्कुल विक्टिम मत पड़ो। एक इंफॉर्मेशन वॉरियर बनो, एक साइबर वॉरियर बनो। अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचाओ। तो खराब इंफॉर्मेशन आगे बिल्कुल फॉरवर्ड मत करो। अपने देश के ऊपर भरोसा रखो। आप अपने इंडियन आर्मी के ऊपर भरोसा रखो। वो देश की रक्षा करने के लिए सक्षम है, इसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। इसीलिए कि आप स्टूडेंट है अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, और शायद कुछ टीचिंग स्टाफ भी इस बातचीत को सुन रहा होगा। आज देश महाशक्ति कैसे बनता है, इसके ऊपर एक रिसर्च हुआ था। तो इसमें यह पाया गया था, देश महाशक्ति बनता है क्योंकि उसकी साइज बड़ी है? बिल्कुल नहीं। सिंगापुर की साइज बिल्कुल छोटी है, फिर भी वो महाशक्ति बन गया। देश महाशक्ति बनता है क्योंकि वहां का वेदर बहुत अच्छा होता है? बिल्कुल नहीं। रशिया, आधा रशिया कोल्ड डेजर्ट है, फिर भी वो महाशक्ति बन गया।
देश महाशक्ति बनता है क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्स है, बिल्कुल नहीं। जापान के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी वो महाशक्ति बना हुआ है। देश महाशक्ति बनता है जब देश के नागरिक जिस फील्ड में वो काम करते हैं, वहां पे वो बोलते हैं कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। उस फील्ड में वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं, जिससे आपकी आर्थिक प्रगति होती है, जिससे देश की ताकत बढ़ती है, जिससे देश आगे बढ़ता है, उनकी मिलिट्री ताकत बढ़ जाती है। तो आज इसलिए कि आप स्टूडेंट है, आप इतने अच्छे स्टूडेंट बनो कि माना जाता है कि महाभारत में सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन था, तो अर्जुन नाम के धनुर्धर। आप उससे बेहतर बनो। अगर आप शिक्षक है तो द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाते हैं, आप द्रोणाचार्य से आगे बनो। आगे जब आप प्रोफेशनल फील्ड्स में जाएंगे, आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तो इतने अच्छे बनो कि माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा अच्छे, गूगल से ज्यादा अच्छे। यानी कि आप सामने एम होना चाहिए कि दुनिया के हम सबसे अच्छे नागरिक होंगे। ये अगर हम करते हैं तो हम हमारी देश की प्रगति में हाथ लगा सकते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है, जिससे चाइना का ये जो अग्रेशन है अभी तो शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन ये फिर शुरू होगा। और चाइना के साथ की लड़ाई, जहां पे पाकिस्तान भी उनके साथ है, ये अभी काफी साल चलने वाली है। तो बाकी मिलिट्री कार्रवाई जो करनी है वो तो हमारी आर्मी कर ही रही है, लेकिन जिसमें आप ये अपना योगदान दे सकते हैं वो ये है कि आप देश के प्रगति में अपना हाथ लगाओ, आप वर्ल्ड क्लास बनो, जिससे देश की प्रॉस्पेरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं मेरी पूरी जो प्रेजेंटेशन है खत्म करता हूं, और अगर आपके कोई सवाल है तो इसे मैं लेने की लेने की कोशिश करता हूं। तो अगर कोई सवाल है तो मुझे आप जरूर दिखा दीजिए। ये मैं प्रेजेंटेशन शायद बंद कर देता हूं और देखता हूं कि क्या आप मुझे देख रहे हैं। यस, ओके। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप अभी मुझे ये कर सकते हैं। जरूर ये इसको, क्या कोई सवाल है? अगर है तो मुझे चैट बॉक्स में मैं देखने की कोशिश करता हूं कि चैट बॉक्स में कुछ सवाल आए हैं क्या। अभी तक मुझे कोई सवाल यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई सवाल है तो मुझे आप शेयर कर सकते हैं। अजय, कोई सवाल आपको नजर आ रहे हैं फेसबुक के ऊपर? अजय? देतोय मैं दे रहा हूँ। ओके, तो ये आप चैट बॉक्स में डालिए, जिससे मैं इसको उनको सवाल के आंसर करने की कोशिश करता हूँ। और जब तक ये सवाल चैट बॉक्स में डाले जाते हैं, तब तक मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगले हफ्ते हम फिर इसी समय मिलेंगे। हम इसी एक और विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, और इसमें देखने वाली बात क्या है कि देश की सुरक्षा एक बहुत ही बड़ा सवाल है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ सवाल आ रहे हैं, मैं ये ले रहा हूँ। एक सवाल जो यहाँ पर आया हुआ है, चाइना पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में, शायद आपका ये म्यूट कर देना अजय, आपका ये डिस्टरबेंस आ रहा है, इसे आप म्यूट कर दीजिए। ओके, एक सवाल जो आया है, चाइना पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या इसके खिलाफ इंडिया यूनाइटेड नेशंस में या WTO में जा सकता है कि नहीं? देखिए, लीगली आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसे POJ के बोला जाता है, उसको POK मत बोलिए, तो ये हमारा हिस्सा है, तो ये हम कार्रवाई बिल्कुल करते हैं। लेकिन बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस के जो इंस्टीट्यूशंस है, चाइना ने खरीदा हुआ है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जो है, वो कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन 20 लाख जो उइगर उनको जेल में डाला हुआ है, उसके बारे में बात करने की उनकी हिम्मत नहीं है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, चाइना के नीचे दबा हुआ है। हाफिज सईद, उनको पता है कि ये बहुत बड़ा दहशतवादी है, उससे करने की उनकी हिम्मत नहीं है। WTO के अंदर उसका गैर फायदा उठा के चाइना ने हमारे इकोनॉमी में किस प्रकार से घुसखोरी की है, ये आपको पता है। तो यूनाइटेड नेशन में हम जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ये चीज है कि अगर हम वहां पे जाने की कोशिश करते हैं तो चाइना अपनी वेटो पावर का इस्तेमाल लेके वो ये चीज को खारिज कर देता है, तो इसलिए आगे जाने का कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए एक हमारा लॉन्ग टर्म एम ये होना चाहिए
कि ये जो चाइना को जो वेटो मिला हुआ है, आज 5-6 देशों को वेटो है, आपको पता है कि आज अमेरिका को वेटो है, रशिया को वेटो पावर है, फ्रांस को है, इंग्लैंड को है और शायद चाइना को भी है और शायद जर्मनी को है मेरे ख्याल से। तो ये चाइना की ये जो वेटो पावर जिससे वो सबको दादागिरी करता है, ये निकालने की जरूरत आ गई है। तो मेरे ख्याल से इस प्रकार की जो ये है, ये चीजें ये जो चीजें इसके ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए और 130 देश आज चाइना के खिलाफ है। तो इसलिए हम ये वेटो पावर निकाल दे तो ये जो यूनाइटेड नेशंस की जो इंस्टीट्यूशंस है ये काम करना शुरू करेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यूनाइटेड नेशन का एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फिलीपींस ने चाइना के खिलाफ एक मुकदमा जाहिर किया जिसमें उन्होंने बोला कि चाइना हमारे एरिया में इंक्रोच कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बिल्कुल सही फैसला दिया कि जो जहां पे चाइना इंक्रोच कर रहा है वो इलाका चाइना का नहीं है, वो फिलीपींस का है। लेकिन चाइना उसके बाद बोलता है कि सॉरी, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहना नहीं मानेंगे और बाकी दुनिया कोई बातचीत नहीं कर सकती है। तो आज ये चाइना की जो मनी पावर है, जो उनकी आर्थिक शक्ति है, इससे उन्होंने सबको खरीदा हुआ है। अभी देखिए कि चाइना में मुस्लिम्स के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन चाइना के सबसे बड़े दो सपोर्टर्स कौन है? एक है सऊदी अरेबिया, जिसे सुन्नी जगत का बड़ा देश माना जाता है, और दूसरा है ईरान की जो शिया देश का बड़ा लीडर है। अभी इनको क्या पता नहीं है कि लाखों की संख्या में ये उइगर मुस्लिम उनके जेल में है, लेकिन पैसा बोलता है। तो पैसे की ताकत से चाइना ने सभी को खरीद लिया है। नेक्स्ट सवाल पूछा कि इंडिया ने ओनली अपोज किया है अभी तक, लेकिन ऐसा साइन नहीं किया है कि इंडिया ऑफिशियली इस मैटर को इंटरनेशनल में क्यों ले जाए। मैंने आपको बताया ले जा सकते हैं कायदे के मुताबिक, लेकिन इंटरनेशनल जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से उसको चाइना ने खरीदा हुआ है, उनको जो चाइना का जो फंदा है उसमें से निकालने की जरूरत है, उसके बाद ही कोई हम कर सकते हैं। दूसरी सवाल एक आया हुआ है जिसमें उन्होंने पूछा है कि शेकटकर कमेटी ने चाइना की 15-16 कमजोरियां बताई थी, इसके ऊपर आप बातचीत करिए। जनरल शेकटकर कमेटी, लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शेकटकर, ये मराठा रेजिमेंट के है या उसी रेजिमेंट में जहां पर मैंने भी नौकरी की हुई है। और ये कमेटी जब मनोहर पर्रिकर डिफेंस मिनिस्टर थे तभी ये की गई थी। इसके अंदर उनको ये बोला गया था कि इंडियन आर्म फोर्सेस जो है उसे और अच्छा मॉडर्न कैसे बनाया जाए ताकि उनकी लड़ने की क्षमता अच्छी बनेगी। तो उन्होंने उसमें बहुत सारे सुझाव दिए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेट करना चाहिए, मेक इन इंडिया को बढ़ाना चाहिए, कुछ चीजें बंद करनी चाहिए क्योंकि वो अभी काल बाह्य हो गई है वगैरह। तो जनरल शेखरकर कमेटी की रिपोर्ट एक अलग अपने आप में एक अलग विषय है। लेकिन आपने पूछा है चाइनीज कमजोरी के बारे में, तो चाइनीज कमजोरी के बारे में आज मैंने चीजें बताई है कि उनकी कमजोरी नंबर 1 उनके खुद के लोग, वो डेमोक्रेसी वहां पे चाहते नहीं है। उनकी कमजोरी नंबर 2 वहां की सोशल अनरेस्ट, नंबर 3 वहां की अनएम्प्लॉयमेंट, वहां का जो क्या बोलते हैं महंगाई जो बढ़ रही है, वहां के लोग उनके खिलाफ है क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण आज वहां पे लड़कियां और लड़के के बीच में जो पॉपुलेशन रेशियो है वो इतना एडवर्स हो गया है कि चाइनीज लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही है। तो यानी कि सोशल अनरेस्ट के बहुत प्रकार है। उनकी जो माइनॉरिटीज चाइना में है वहां पे बहुत ही अनरेस्ट है। शिनजियांग के बारे में मैंने बोला, तिब्बत के बारे में मैंने बोला, इसके सिवाय और है इनर मंगोलिया वगैरह बहुत सारी है। तो ये उनकी वीकनेसेस है। इसके सिवाय हांगकांग, ये उनकी बहुत वीकनेस है। ताइवान जो है ये उनकी वीकनेस है। और उनकी ये जो अरोगेंस है कि पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, ये उनकी और ज्यादा बड़ी वीकनेस है। आज चाइनीज वायरस के कारण आज 130 देश उनके खिलाफ चले गए हैं। तो ये सारी वीकनेसेस है जिसका हमने ये करना चाहिए, क्योंकि इस वीकनेस का हम फायदा कैसे उठा रहे हैं कि अभी दुनिया उनके खिलाफ चली गई है तो साउथ ईस्ट एशिया के देशों का हमने हमारे साथ में लाया हुआ है। तो ये हम फायदा तो उसका जरूर उठा रहे हैं, लेकिन चाइना की सबसे बड़ी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उनकी है इकोनॉमी, और आज वो हमारे से 3.5 गुना ज्यादा बड़ी है। तो हमें अगर चाइना के साथ ये लड़ाई लॉन्ग टर्म में जीतनी है तो बाकी की जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेशनल पावर है वो तो हम इस्तेमाल करेंगे ही।
जिसमें सॉफ्ट पावर है वगैरह वगैरह, लेकिन हमने हमारी आर्थिक प्रगति करनी चाहिए। आज हमारी देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब तकरीबन 77 या 78 तक भारत और चाइना की इकोनॉमी एक ही लेवल के ऊपर थी, लेकिन 78 के बाद चाइनीज इकोनॉमी ने टेक ऑफ किया और हम क्या करते रहे। 78 के बाद तक अगर आप हमारे देश का इतिहास देखें, आज वो हमारे से 4 गुना ज्यादा बड़े हो गए इकोनॉमी के अंदर। हमने क्या किया, कश्मीर में हमारी इकोनॉमी स्टॉप हो गई क्योंकि वहां पे प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गया। पंजाब में खालिस्तान शुरू हो गया तो पंजाब की इकोनॉमी खराब हो गई। सेंट्रल इंडिया में नक्सलवाद या माओवाद शुरू हो गया तो वहां पे सब बंद पड़ गया। उसके बाद जो ईशान्य भारत है वहां पे इंसर्जेंसी शुरू हो गई तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं की भाई। ये सब चाइना और पाकिस्तान ने हमारी डेवलपमेंट को रोकने के लिए ये अलग अलग कार्रवाई की थी। फिर बाद में बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हो गए। हमारे जो इकोनॉमिक कैपिटल बॉम्बे, वहां पे कितने सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, अभी 2014 के बाद नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन उसकी जो पॉसिबिलिटी है ये हम ये नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा अभी ये जो चाइनीज वायरस उन्होंने भेजा हुआ है, इससे पूरी दुनिया को उन्होंने रगड़ दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मिलिट्री अलायंस थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो यूरोप में थी, वो अभी गायब ही हो गई। यूरोप का अभी आर्थिक कंबरडा टूट गया है। अमेरिका की भी आर्थिक अवस्था बहुत ही खराब हो गई है। तो आज ये जो कोरोना से जो चाइना ने जो दुनिया के खिलाफ जो बायोलॉजिकल वॉर खुला है, इसका भी हमने फायदा उठाना चाहिए कि ये बायोलॉजिकल वॉर, ये एक संकट तो जरूर है, लेकिन वी शुड टर्न ये संकट इनटू एन अपॉर्चुनिटी। इस संकट को हमने ऐसी चीज करनी चाहिए। आज हमारी इकोनॉमी कंपैरेटिवली बेटर हालत में है, तो चाइना की इंडस्ट्री हमारे पास आना चाहिए। हमारी लैंड वहां पे उनको हम सस्ती लैंड देनी चाहिए, हमारे लेबर के प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो अगर हम करते हैं तो हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड क्लास होगी, जिससे चाइना के ऊपर हम ज्यादा अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन केवल समय के कारण मैं ज्यादा बता नहीं पाया हूँ। और कुछ है अजय? ओके, अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से अभी समय आ गया है आपसे विदा लेने का। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन ठीक लगा होगा तो आप इसे जरूर फेसबुक के ऊपर लाइव करिए। आप इसकी लिंक जरूर बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। जैसे मैंने पहले बोला था, आप सभी ने इंफॉर्मेशन वॉरियर बनने की जरूरत है, आप सभी ने साइबर वॉरियर बनने की जरूरत है, आपने प्रोपेगेंडा के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। ये सब चीजें जो मैंने बताई, जरूर इसे पास करिए। और एक बार हम फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह के ऊपर। तब तक जय हिंद।